सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम ऐसे के अंतर्गत ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक अलग मेथड कौन सा हो सकता है। पिछले दो वीडियोस के अंतर्गत ब्रेनस्टॉर्मिंग के दो डिफरेंट मेथड्स को बताया गया था। ये जो मेथड है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि थर्ड मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंतर्गत ही। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी आप ऐसे लिखने जाते हैं, एक बेहतरीन ऐसे लिखने के लिए कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होगा वो विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए एक ऐसे के लिए। तो जब आप फाइनली एग्ज़ाम के अंतर्गत जाएंगे तो आपके पास अराउंड 15 to 20 मिनट्स होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, किसी भी जो टॉपिक आप चूज़ करते हैं ऐसे के लिखने के लिए। तो देखिए, जो तीसरा मेथड है वो किस तरीके से जो हम लोगों ने सेकंड मेथड डिस्कस किया था उससे अलग है। देखिए, मोर और लेस दोनों ही मेथड में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो आपको जब अब हम डिस्कस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं सेकंड मेथड जैसा ही है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसके चलते इसे थर्ड मेथड के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, जो सेकंड मेथड था पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सेकंड मेथड में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो टॉपिक आपको दिया गया रहता है, जब आप टॉपिक के इर्द गिर्द चीज़ें लिखना शुरू करते हैं तो अराउंड 80% ऑफ द टॉपिक 80% ऑफ द एसे आपका टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमता है, और 20% या मान लीजिए 10% आपका सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, यानी कि आप क्वेश्चन करते हैं ऐसे के टॉपिक को ही कि क्या ऐसे का टॉपिक जो दिया है वो सही है भी, क्या जिस तरीके की मान्यता दी गई है ऐसे के टॉपिक में क्या वो सही है, उसे आप क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट 10% में आप अपना कंक्लूजन लिख देते हैं। ये था जो पिछला मेथड था, मेथड 2। इस मेथड में क्या हो रहा है, जो हम मेथड 3 देखने जा रहे हैं उसमें ऐसा है कि अराउंड 50% जो रहेगा आपका वो अलॉन्ग विद द टॉपिक चलेगा। यानी कि जो टॉपिक दिया गया है आपको, आप उसी के इर्द गिर्द चीज़ें लिखेंगे कि हाँ टॉपिक सही है, टॉपिक क्यों सही है, आप डिस्कस करेंगे उसके हाउ हाउ एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे क्यों सही है, आप डिस्कस करेंगे वाई एस्पेक्ट, यानी हाउ एस्पेक्ट यानी कि कैसे चीज़ें सही हैं, वाई एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि क्यों सही है, आप ये बताएंगे कि अगर वैसे नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये भी टॉपिक के ही अराउंड चीज़ें हो रही हैं कि इफ़ नॉट देन व्हाट, यानी आप बताएंगे कि हाँ टॉपिक बिल्कुल सही चल रहा है, टॉपिक ने जो स्टेटमेंट दिया है अगर वैसी चीज़ें नहीं होगी तो सोसाइटी में चीज़ें ठीक ठाक तरीके से नहीं चलेगी या चीज़ें एथिकल नहीं होगी। आप उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे और उसमें एग्जाम्पल्स देंगे, लेकिन जो ये डायमेंशंस आप कवर करेंगे वो विद इन 50% ऑफ द ऐसे होगा आपका। नेक्स्ट जो 40% होगा वो सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन में आएगा। यानी कि आप सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस लाएंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे किसी भी एक ऐसे टॉपिक के अंतर्गत, और वो 40% ऑफ द ऐसे कंप्राइज करेगा आपके पेपर के अंतर्गत। और 10% में आप चीज़ें बताएंगे कि क्या मेजर्स लेने चाहिए और क्या कंक्लूजन होना चाहिए। यानी 5% में आपका मेजर्स आएगा एंड 5% में आपका कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो डिस्कशन हो रहा है ये केवल और केवल अभी मेन बॉडी आप कैसे लिखेंगे उसके उसके रिगार्डिंग है। जो आपका मुख्य ऐसे होगा उसी के रिगार्डिंग चल रहा है। अभी यहाँ पर ये चीज़ें नहीं डिस्कस की जा रही कि कैसे स्टार्ट करना है, वो भी हम देखेंगे, और कैसे कंक्लूड करना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन ये जो रिगार्डिंग डिस्कशन है वो पूरा का पूरा मेन बॉडी के पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करते हैं चलिए कि मेथड 3 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक टॉपिक लिया है। ये जो टॉपिक है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 का टॉपिक है। यूपीएससी ने अपने मुख्य परीक्षा 2015 में ये टॉपिक पूछा था कि क्विक बट स्टडी विंस द रेस, यानी कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। ठीक है, तो टॉपिक ये है क्विक बट स्टडी विंस द रेस। तो ऐसे में जो आपका फर्स्ट 50% होगा, ये अभी हम मेथड 3 के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड 3 अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तो कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो फर्स्ट 50% होगा ऐसे का, उसमें तो आपको यही बताना है कि जो टॉपिक दिया कि क्विक बट स्टडी विंस द रेस तो कैसे होता है। आप यहाँ पर सबसे पहले सोचेंगे कि एक एग्जाम्पल देंगे कि कैसे ये जो स्टेटमेंट दिया है उसे प्रूव किया जाए। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल इंडिया का दे सकते हैं। जैसे कि जब इंडिया
इंडिपेंडेंट हुआ था, या जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की थी, तो कई देशों ने ये चीज़ बोली थी कि इंडिया बहुत जल्दी अपनी डेमोक्रेसी खो देगा या स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन हम ना सिर्फ उस डेमोक्रेसी को बचाने में हमने बहुत ही फुर्तीलापन दिखाया, क्विकली चीज़ें की, जैसे कि संविधान हमने बनाया, हमने कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई, बल्कि साथ ही साथ हमने ये स्टेडीनेस भी दर्शाई, लगातार इलेक्शंस करवाए, और सारे का सारा जो हमारा सिस्टम था वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में ही चलता रहा, जिसके चलते स्टेडीनेस आई। और इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी आज 75 ईयर्स देख चुकी है। तो आप यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं कि फुर्तीला और संतुलित भारत ही वर्तमान समय में दौड़ में विजयी होता नजर आ रहा है। ठीक है, उसके पश्चात आप वाई एस्पेक्ट डील करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो आप बताइए यहाँ पर कि जब व्यक्ति फुर्तीला व संतुलित होगा तो ठीक ठाक तरीके से डिसीजंस ले पाएगा, वो रास्ते में आने वाले जो भी ऑब्स्टैकल्स होते हैं, यानी कि जो भी रुकावटें होती हैं, उन्हें ठीक ठाक तरीके से समझेगा कि क्यों वो ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं और क्या मेजर्स लेने चाहिए। इसी तरीके से जो भी उसके निर्णय होंगे वो उसकी पर्सनालिटी के विकास में भी काम आएंगे, उसकी और समाज की पर्सनालिटी में भी हेल्प करेंगे ग्रो होने के लिए। तो आप यहाँ पर ये एक वाई डायमेंशंस लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे क्विक बट स्टडी विंस द रेस होगा। फिर यहाँ पर आप उदाहरण दे दीजिए कोई, कि जैसे आप दे सकते हैं उदाहरण अशोका का। हाँ, दिख रहा है आपको। तो अशोका का यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं कि अशोका ने किस तरीके से क्विकली, तो उसने जो युद्ध थे वो जीते ही जीते, लेकिन स्टेडीनेस को लेकर आने के लिए उसने धम्मा का उपयोग किया। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास हो सकता है कोई और भी उदाहरण हो, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर लेकर आकर। फिर आप दर्शाइए कि इफ़ नॉट देन वॉट, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। देखिए, ये भी बिल्कुल इस डायमेंशन के रिगार्डिंग ही जुड़ रहा है। आपको ये दर्शाना है कि अगर व्यक्ति स्टडी नहीं होगा तो व्यक्ति रेस को हार जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दीजिए। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में आप यूएस और अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हो रही है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यूएस बहुत क्विक था लेकिन स्टडी नहीं था। उसने भले ही तीव्रता से अफ़गानिस्तान के विकास, यानी कि वर्ष 2001 के पश्चात जब उसने आक्रमण किया और उसके पश्चात से उसने जो सोचा कि वो अफ़गानिस्तान के विकास में भूमिका निभाएगा, उसने बहुत ही क्विकली चीज़ें की, लेकिन संतुलित तौर पर नहीं की, और इसी कारण से आज अफ़गानिस्तान का ये हाल हो रहा है। आप यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका 50% ऑफ द एसे कंप्राइज करना चाहिए। यानी यदि एसे में आपको 10 पेज दिए गए हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 पेज आप इस फॉर द टॉपिक के लिए लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पहलू। तो जो नेक्स्ट 50% होगा उसमें अब आपको टॉपिक को क्वेश्चन करना है बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डायमेंशंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टडी जो होता है वो रेस हार जाता है। यहाँ पर फिर आप उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि गोर्बाचेव का। यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट और उस्करेनी जैसी नीतियाँ लेकर आई थी, पॉलिसीज़ लेकर आई थी, ताकि यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा ठीक ठाक तरीके से स्टेबल किया जा सके। उसने ये नीतियाँ क्विकली लेकर आई थी, फुर्तीलेपन से लेकर आई थी, लेकिन साथ ही साथ वो स्टेडीनेस भी था, क्योंकि ये जो नीतियाँ थी वो यूएसएसआर को स्टेबल बनाने के लिए लेकर आई गई थी। लेकिन फिर भी यूएसएसआर का हम देखते हैं कि विक्टन हो गया। तो आप यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं कि हाउ स्टडी विल ऑल्सो समटाइम लूजेस द रेस। ठीक है, नेक्स्ट आप ये जैसे ये पहला डायमेंशन हो गया, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया। सेकंड काउंटर आर्ग्यूमेंट आप बता सकते हैं कि इवन क्विक विदाउट स्टडीनेस कैन ऑल्सो विंस द रेस। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पर व्यक्ति क्विक था लेकिन वो स्टडी नहीं था, लेकिन फिर भी वो रेस जीत गया। तो यहाँ पर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर वो स्टडीनेस अगर वो दिखाएंगे वहाँ पर अपने स्पोर्ट्स के गेम के अंतर्गत, तो हो सकता है वो हार जाएं, क्योंकि उन्हें क्विक रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हिमा दास को आप यहाँ पर दे सकते हो, एक स्प्रिंटर हैं। यदि वो स्टडीनेस रहेंगी आप बता सकते हैं कि वो रेस हार सकती हैं, लेकिन उन्हें क्विक रहना बहुत ज़रूरी है, फुर्तीला रहना बहुत ज़रूरी है अपने खेल में, ताकि वो जीत सके अपने गेम को।
इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि क्विक विदाउट स्टडीनेस कैन ऑल्सो विन द रेस। देन आप थर्ड आर्ग्यूमेंट बताइए कि कई बार क्या होता है कि जो स्लो होते हैं वो भी रेस विन कर जाते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे उदाहरण देंगे, यहाँ पर जैसे मेरे पास एक मूवी का उदाहरण है फॉरेस्ट गम। इन्हीं पर अब एक मूवी बन रही है हमारे बॉलीवुड में लाल सिंह चड्ढा नाम से, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो वो किस तरीके से स्लो थे, देखिए वो मेंटली रिटार्डेड थे। फॉरेस्ट गम, टॉम हैंक्स ने इस रोल को प्ले किया है इस हॉलीवुड मूवी के अंतर्गत। तो जो फॉरेस्ट गम था उसे जो सोसाइटी थी वो ये समझती थी कि वो मेंटली रिटार्डेड है, वो स्लो है। लेकिन एट द एंड जब आप मूवी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने कम से कम एक ऐसा इंडस्ट्री खड़ा करते हैं जो $100 मिलियन वर्थ की इंडस्ट्री होती है। वो कई सारे रेसेस जीतते हैं और समाज को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इस तरीके का कोई मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति या स्लो व्यक्ति जिसे समाज मानता है सो कॉल्ड स्लो, वो भी रेस जीत सकता है। तो आप यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट आप एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बता सकते हैं, कई बार क्या होता है कि उन्होंने तो रेस जीत ली लेकिन विश्व रेस हार गया। हम ऐसी भी व्यक्ति नहीं चाहते हैं जो अकेले खुद तो रेस जीत जाएं, या ऐसी संस्थाएं नहीं चाहते हैं जो खुद तो रेस जीत जाएं लेकिन उनके चलते पूरा विश्व सफ़र करे। यहाँ पर आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से संबंधित एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि जब 18वीं सेंचुरी चल रही थी और जिस तरीके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय आया था, तो उस समय ग्रेट ब्रिटेन और तत्पश्चात उसके बाद अमेरिका, इन लोगों ने तीव्रता से इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया और ऐसा माना गया अगले 2 सेंचुरी तक कि इन्होंने रेस जीत ली है। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसके चलते आज पूरा विश्व इस क्लाइमेट चेंज के संकट के सामने खड़ा है, समक्ष खड़ा है। तो आप यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। देन आप एक आर्ग्यूमेंट ये भी बता सकते हैं कि ऐसा लगता तो है कि इनिशियली उन्होंने तो रेस जीत ली लेकिन बाद में क्या होता है कि वो रेस हार जाते हैं। ये एक अन्य काउंटर आर्ग्यूमेंट है। और यहाँ पर आप ये बता सकते हैं, जैसे आप हिटलर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो स्टडी था, वो क्विक भी था और उसने रेस जीत भी ली इनिशियली। उसने जर्मनी पर कब्जा कर भी लिया था और सारे लोग उसके समर्थन में थे, सारी जर्मन जनता उसके समर्थन में थी। इनिशियली ये सब सही चल रहा था लेकिन बाद में वो अपनी ही नीतियों के चलते रेस हार गया, गेम हार गया। तो ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये 4-5 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। हमने जो मेथड 2 देखा था उसमें हमने ये देखा था कि काउंटर आर्ग्यूमेंट आप केवल एक देते हैं और वो 10% ऐसे ही कंप्राइज करता है आपका। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 40% आपका जो ऐसे होगा वो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में कंप्राइज करेगा। उसके पश्चात आप मेजर्स बताएंगे। मेजर्स के अंतर्गत आप ये बताएंगे कि कैसे केवल क्विक या स्टेडीनेस ही ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि आप एथिकलिटी आपके अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि नैतिक मूल्य आपके अंतर्गत बेहतर होने चाहिए। दूसरा आप ये चीज़ बताएंगे कि जो आपकी रेस होनी चाहिए वो समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी रेस है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में ही काम आने चाहिए, ऐसी रेस आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं या केस स्टडीज़ दे सकते हैं ताकि इसे प्रूव कर सके ठीक ठाक तरीके से कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इन मूल्यों के अलावा भी क्विक भी होना चाहिए, फुर्तीला भी होना चाहिए, स्टडी यानी संतुलित भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ अन्य मूल्य भी चाहिए रेस जीतने के लिए। और यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल या केस स्टडी के साथ आप इसे प्रूव कीजिए। तो ये होगा एक अन्य मेथड ब्रेनस्टॉर्मिंग का, मेथड 3। देखिए ये जो मेथड 3 है वो केवल तभी आ पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाएंगे किसी भी ऐसे के टॉपिक के अंतर्गत, यानी जब आपके पास एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, लगातार आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे, तब आपकी ये चीज़ें डेवलप होनी शुरू होगी कि ठीक है अब किस तरीके से जो ऐसे का टॉपिक है उसे आप कई तरीके से काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं, आप कई डायमेंशन सोच सकते हैं। तो वो तभी आएगा जब मैक्सिमम टाइम आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो मेंस एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं, वो मेथड 2 अपनाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें आप ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट का पार्ट है वो केवल 10% ही डिस्कस करते हैं ऐसे के अंतर्गत, और 80% आपका ऐसे अलॉन्ग द टॉपिक चलता है। लेकिन ये जो रहता है वो बहुत ही कम बच्चे यूज़ करते हैं या कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर विद इन 15 मिनट्स
इतने सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को निकाल के लेकर आना, ढूंढ के लेकर आना और उसके साथ साथ उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना, वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये तभी आ पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लग जाएंगे। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि यदि आप ऐसे इस मोड पर आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश कीजिए। हर संडे, जैसे मैंने कहा है आपको कि एटलीस्ट हर संडे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टाइम निकालिए, ऐसे लिखने के लिए टाइम निकालिए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज़ कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्टिंग या जो ऐसे की शुरुआत होती है वो करनी है, स्टार्ट किस तरीके से बहुत अच्छा बनाना है ताकि एग्जामिनर कंपेल हो सके, प्रभावित हो सके आपके ऐसे की शुरुआत से और पढ़ने के लिए मजबूर हो सके। तो ये अब वीडियो में यही अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।